पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात भारत जोड़ो यात्रा की, जो दिल्ली में है। पहली बार 9 दिन के विराम पर है ये यात्रा। आज राहुल गांधी ने कई राष्ट्रीय नेताओं की समाधि में जाकर श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले राहुल गांधी राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पहुंचे, फिर इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल। इसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके लाल बहादुर शास्त्री की विजय समाधि और फिर जन बाबू जगजीवन राम की समाधि समता स्थल भी गए, श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस यात्रा को लेकर बीजेपी कई सवाल खड़े करती रही है, खासकर वाजपेयी जी की समाधि पर जाने के बाद। हाल ही में कांग्रेस के एक प्रवक्ता गौरव पांधी का जो ट्वीट है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार किया था। तमाम ऐसी चीज़ें लिखी थी। हालांकि बाद में बढ़ती आलोचनाओं के बाद उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा था। तो बीजेपी के एक नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की समाधि पर ना जाने पर सवाल उठा दिए हैं। कभी विवेकानंद स्टैच्यू पर ना जाने तो कभी राहुल गांधी के गोडसे पर बयान, सद्दाम जैसे दिखने, फिर राहुल की टी शर्ट, जूतों पर बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा सवाल उठते ही रहे हैं। तो आज जो वो हमारे राष्ट्र बड़े बड़े लोगों के समाधियों में गए, उस पर क्या कहना रहा, उस पर भी राजनीति हो रही है। आइए आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कुछ नेताओं को। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल जी गए और मैं खुद भी मानता हूं कि अटल जी की कुछ बातें थी, वो बातें भले ही विचारधारा से हम अलग थे, पर कुछ बात मुझे भी पसंद है। जब आप अटल जी के सिद्धांतों को नहीं मानते हो, बनी बनाई सरकार तोड़ने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो या और स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के, वो तोड़ तोड़ के लाके तुम बनाते हो, तो अटल जी की भावना का अपमान करने वाली भाजपा अटल जी के सम्मान के लिए क्या बात हमें सिखाएगी। अच्छा है, श्रद्धेय अटल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो। लेकिन सर कल आना था 25 तारीख है, आज आ रहे हैं आप लोग। ये तो हमेशा कांग्रेस डिरेल्डी रहती है। सर राहुल गांधी ने कहा है कि देश इस समय सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है। देश इस समय पूरी दुनिया में तेजी के साथ भारत माता विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस डिरेल्ड हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपने शासनकाल में जिस ढंग से कांग्रेस ने, उनके नेताओं ने देश को लूटा घसोटा है, भ्रष्टाचार का एकदम पैमाना बन गया था पूरा भारत। शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। इन वर्षों में, इन मात्र 8-9 वर्षों के आसपास पूरा देश पूरी दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पवन खेड़ा मौजूद हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा जुड़ने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा विश्राम पर है, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम ये जगह गए, इस पर जो इतना बवाल खड़ा हो रहा है, बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है विचारधारा परिवर्तन हो गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जब गए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इन लोगों को बड़ा दिल क्या होता है, सम्मान क्या होता है, यह सब चीजें उन लोगों को तो समझ में आ नहीं सकती जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री तक की फोटोशॉप कर करके जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों से हमें ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना इनसे हम कोई उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ समझ पाए। निधि जी, हम अंग्रेजी में अपने आप को लिबरल वैल्यूज वाले लोग मानते हैं। लिबरल वैल्यू क्या होती है? लिबरल वैल्यू ये होती है कि निधि कुलपति जी की विचारधारा से मैं सहमत हूं या न हूं। अगर निधि कुलपति जी को विचारधारा पसंद है तो उस विचारधारा का स्थान है इस देश में। मैं कोई नहीं होता, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं निधि कुलपति जी को गन पॉइंट पे कहूं कि आपकी विचारधारा गलत है। भले मैं लड़ूंगा आपकी विचारधारा से, लेकिन मैं आपकी विचारधारा से विचारधारा के स्तर पर लड़ूं। जिस देश ने एक व्यक्ति को चुना, प्रधानमंत्री बनाया, उस देश के प्रति सम्मान है कि उनकी समाधि पे आज राहुल गांधी गए। यह बात ना नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ सकती है, ना उनकी ट्रोल आर्मी को समझ में आ सकती है। ट्रोल आर्मी का मतलब उनके कैबिनेट, जो सुबह से शाम तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फाउंडिंग फादर के लिए जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं,
तो इनकी बात का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन संघ की विचारधारा के हम खिलाफ हैं, मजबूती से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। आज जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वो इसी विचारधारा के खिलाफ निकल रही है, तो उस विचारधारा में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जो बीजेपी की तरफ से छटपटाहट है, क्या ये एक तरह से माना जाए कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाकर उनको हाईजैक करने की कोशिश की? क्योंकि अब तक जिस तरह से सरदार पटेल हो या तमाम और लोग हों, ये क्या एक रणनीतिक मूव माना जाए इसे? निधि जी, हाईजैक कौन करता है? किसी और के हीरो को हाईजैक वो करता है जिसके अपने पास कोई हीरो नहीं होते। हमारे पास कोई कमी है? आप बताइए, जो सबसे बड़ा स्टैच्यू मोदी जी जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा करते हैं, सरदार पटेल का स्टैच्यू, वो किस पार्टी के थे? क्यों नहीं इन्होंने गोलवालकर का लगाया? क्यों नहीं इन्होंने सावरकर का लगाया? नहीं लगाया ना। जानते हैं ना कि जो कद्दावर आइकॉन्स हैं, जो कद्दावर हीरो हैं, वो कांग्रेस में ही है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मदन मोहन मालवीय हो, जो हो वो हैं सब हमारे ही ना। तो हमें क्या आवश्यकता है किसी और के नेता को हाईजैक करने की? अटल जी के अपने गुण थे, अपने अवगुण थे, जो हर इंसान में होते हैं। वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा में हो, एक मिक्स्ड लेगेसी होती है हर व्यक्ति। विरासत जो छोड़ के जाता है वो एक कई चीजें होती हैं उसमें। कोई ऐसा ही नहीं कि सब अच्छा ही होता है, तो ऐसा भी नहीं कि सब बुरा ही होता है। इस पर बीजेपी की तरफ से ये सवाल यही पूछा जा रहा है कि अब क्यों वाजपेयी जी पहली बार इस तरह से राहुल गांधी गए होंगे, तो ये सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी जिस तपस्या को लेकर चल रहे हैं, तपस्वी इन सब बहस से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैं नहीं मानता कि किसी तपस्वी को आप बांध सकते हो कि साहब आप इसी दल के हो तो आप इसी दल की बात करो। तपस्वी को आप दल या दलदल से बहुत ऊंचा मान पाओगे, और राहुल गांधी उस ऊंचाई को पा चुका है। एक सवाल ये भी था, जो एक आपके कार्यकर्ता नेता है गौरव पांधी, उनका एक ट्वीट आ गया था अटल जी पर, जो था उसको बाद में डिलीट करना पड़ा। क्या यहाँ पे कांग्रेस के अंदर अभी भी समन्वय की कमी है? क्योंकि एक तरफ बात नहीं निधि जी, इसमें समन्वय नहीं होता। कुछ तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन जब आपका नेता, आपकी पार्टी एक अलग अपनी विचारधारा को पैना करते हुए दूसरे की विचारधारा के खिलाफ लड़ते हुए भी एक राजनीतिक संवाद का स्तर बनाने की चेष्टा कर रही हो, ऐसे में हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि उस स्तर के साथ कोई समझौता ना करे। नहीं तो हम में और भाजपा में क्या फर्क रहता है? लेकिन तथ्यों पे लड़ाई हमेशा रहेगी। ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन पे हमेशा हम चर्चा करने को तैयार हैं, और विचारधारा पे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन एक स्तर बनाकर रखना जरूरी है। और अंत में मेरा यही आपसे यही पूरा पूछना होगा इस पर कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा में वाजपेयी जी को जिस तरह से नमन किया गया, तमाम नेताओं को ये नमन किया गया है, राहुल गांधी अब नेता बने रहेंगे या तपस्वी हो जाएंगे? तपस्वी और सन्यासी में एक फर्क होता है निधि। सन्यासी नहीं है वो, तपस्वी हैं। तपस्या एक दिशा के लिए होती है, कुछ हासिल करने के लिए भी होती है। हम सब उसी तपस्या का हिस्सा हैं। इस देश को जो हासिल करवाना है वो करवा कर ही दम लेंगे। संन्यास नहीं लिया है और ना लेंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा। आपने तमाम बातें समझाने की हमें समझाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खबर से, भारत जोड़ो की खबर से हम आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक जगत से कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, कल जिस तरह से मेयर की बात सामने आ रही थी, दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों से अपना नामांकन दाखिल करा लिया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी किसी निर्दलीय को समर्थन देकर परोक्ष रूप से मेयर का चुनाव लड़ा सकती है, और हालांकि आज बीजेपी ने कहा है कि वो कल इस बारे में घोषणा करेगी, लेकिन इस बीच आज एक अलग तस्वीर सामने आई, किस तरह से बीजेपी ने मुंडका के निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल को बीजेपी में शामिल कर लिया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल ने सोमवार को अपने नामांकन दाखिल कर दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि बीजेपी अपनी ओर से कोई प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है
और वे भी अपनी तरफ से कोई ना कोई जो है एक प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारने की कवायद में है, मगर आम आदमी पार्टी की मेयर बनना निश्चित है। गुरुवार को बीजेपी ने दावा किया था कि वो मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। हम लोग बता चुके हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वॉक ओवर देंगे यानी कि आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं सर। वाकई में कहा उनके पास मेजोरिटी है, क्या वाकई की कहां से बात आ रही है? लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए। जबकि सोमवार को बीजेपी ने मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे 250 वार्ड की एमसीडी में बीजेपी के पार्षद 105 हो गए। अब वो मेयर के चुनाव को लेकर मंगलवार को घोषणा करने की बात कह रही है। आज तो ज्वाइनिंग को सेलिब्रेट, आखिरी तारीख है, उससे पहले तो करेंगे। बताया ना विजेंद्र जी ने, कल बताया। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी है और मेयर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या भी है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक या सांसद नहीं टूटते तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये सारी बयानबाजी जोड़, घटा, गुणा, भाग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोग सालों से एमसीडी के लिए एक तरफा फैसला सुनाते आए थे। लेकिन इस बार बहुमत तो आम आदमी पार्टी को जरूर मिला है, लेकिन बीजेपी के भी पार्षद अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं। इसलिए ये तय माना जा सकता है कि 5 साल तक हर साल मेयर, डिप्टी मेयर के जब चुनाव होंगे तो इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में अपने बूते पर बीजेपी की पहली सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जनार्दन रेड्डी का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। मुश्किल दौर से गुजर रहे जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि जिस सम्मान के वो हकदार थे वो बीजेपी ने उन्हें नहीं दिया। बेल्लारी के रेड्डी बंधु में से एक गाली जनार्दन रेड्डी की माने तो बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखा है। Despite my numerous contributions to BJP, मैंने बेल्लारी में बीजेपी को खड़ा किया। पार्टी का वहां कैडर नहीं था, वो तैयार किया, लेकिन मुझे वो सम्मान बीजेपी ने नहीं दिया जिसका मैं हकदार था। इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है। I have founded the कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। जनार्दन रेड्डी भले ही आज बीजेपी से नाराज हों, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी जनार्दन रेड्डी के साथ शुरू से खड़ी दिखती है। इसी वजह से जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई बीजेपी से सांसद और विधायक बने और अब भी बीजेपी विधायक हैं। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी से एमएलए हैं। जनार्दन रेड्डी विधायक और मंत्री बनाए गए। उनके विश्वास पात्र श्री रामलू मौजूदा बीजेपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं और श्री रामलू की बहन शांता बेल्लारी से सांसद बनी। मैंने अपने बूते पर यह बात शुरू की है। मैंने किसी से पूछा नहीं है। मुझे ईश्वर पर और लोगों पर पूरा भरोसा है। जनार्दन रेड्डी ने बताया कि किस तरह वो धनवान बने। जहां पहले 1 टन आयरन ओर से 10 रुपए का फायदा होता था, वहीं जब चीन ने 2004 में इंपोर्ट शुरू किया तो ये बढ़कर 1000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया। जनार्दन रेड्डी का असर कल्याण कर्नाटक रीजन में काफी है, यानी बेल्लारी और आसपास के आधे दर्जन जिले। तो साफ है कि वो और उनकी पार्टी भले ही सभी सीटें न जीते, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2008 में जब पहली बार बीजेपी ने कर्नाटक में अपने बूते पर सरकार बनाई थी, तब जनार्दन रेड्डी ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन यह भी सच है कि बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व वाली यह सरकार कई बार गिरने के कगार पर पहुंची जनार्दन रेड्डी की ही वजह से।
एक तरफ लिंगायत नाराज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ जनार्दन रेड्डी ने बगावत का परचम लहरा दिया है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की। लालू प्रसाद यादव पर फिर से खुला भ्रष्टाचार का मामला। 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज हुआ था ये केस। रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला था ये। 2021 में बंद कर दिया गया था। लालू यादव और परिवार के दूसरे लोगों के नाम हैं इसमें। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागिनी यादव के भी नाम हैं इसमें। देश की बात में आगे बात अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत की। इस मामले में लव जिहाद की बात भी आ गई है। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने सेट पर फांसी क्यों और किन हालातों में लगाई, इसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री भाजपा नेता गिरीश महाजन इसे लव जिहाद कह रहे हैं और सख्त कानून पर विचार करने की बात कह रहे हैं। तुनिशा का अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे होगा। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को धोखा दिया। उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाए हैं। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। इस बीच आरोपी शिजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तुनिशा अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ। काफी तनाव में थी, इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई। शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तुनिशा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी, ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी जे जा रहा हूँ। वहाँ से हम लोग तुनिशा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे। कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शिजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है। इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तुनिशा और शिजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से सटे मीरा रोड की इसी बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ में अपनी मां के साथ रहने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा 20 साल की थी। शिजान की उम्र 28 साल है। 6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। सूत्र बताते हैं कि खुदकुशी वाले दिन शिजान और तुनिशा ने एक साथ लंच भी किया था और तुनिशा उस दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम में ही तुनिशा ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फ़ोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तुनिशा के कपड़े और गहने भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस की जाँच इस ओर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और शीजान खान की बहनों का मीडिया के लिए आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर कोई जो मामले पर एक बयान के लिए हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, कृपया इस गंभीर स्थिति में हमारे परिवार की निजता की अनुमति दें। मीडिया के सदस्यों का लगातार फ़ोन करना और यहाँ तक कि हमारे अपार्टमेंट के नीचे खड़े रहना परेशान कर रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, जो परिवार है शीजान का, वो परेशान है, निजता की अनुमति की वो मांग कर रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों बनी कि उनको ये एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा मीडिया में? जी निधि, जिस तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने इसे लव जिहाद का एंगल दिया और लगातार, क्योंकि आप देखें टीवी में 9 सीरियल्स कर चुकी हैं, फिल्मों में काम कर चुकी हैं, करीब 6 ऐसी फिल्म थी जहां उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस या फिर एक छोटा रोल किया है। तो एक पहचान के तौर पर आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। शीजान भी साथ में उनके काम कर रहे थे, अली बाबा में लीड रोल था और सोशल मीडिया पर दोनों ही एक्टिव थे। जिस दिन खुदकुशी की तुनिशा ने, उस दिन भी वो एक्टिव थे। तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है और जिस तरह से इसमें सियासत भी एक तरह से होने की कोशिश हो रही है, लव जिहाद को लेकर एंगल बोला जा रहा है, इस पर सख्त कानून बनाने की बात महाराष्ट्र के मंत्री ने कर दी है, भाजपा नेता गिरीश महाजन ने। उसके बाद मीडिया का जो जमावड़ा है लगातार उनके परिवार को उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुनिशा के परिवार वाले फिर भी हमसे बात कर रहे हैं। उनकी माँ का वीडियो भी आज सामने आया जहाँ वो लगातार ऐसे आरोप लगा रही हैं कि उसका इस्तेमाल किया तुनिशा का शीजान ने, कई महिलाओं से संपर्क थे, उसके संबंध थे, शादी का हवाला देकर प्रॉमिस करके उसका इस्तेमाल किया। तो इस तरह के आरोप के बाद और गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार के भी पक्ष के लिए लगातार मीडिया कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर आखिरकार उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। फिलहाल आपको हम बता दें, हम यहाँ पर भाईंदर इलाके में हैं और ये पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल है बीएमसी का, और यहाँ पर हम पोस्टमार्टम सेक्शन में हैं। मॉर्चरी में उनका जो पार्थिव शरीर है तुनिशा का, वो कुछ देर में लाया जाएगा। जेजे अस्पताल से उनका शव निकल चुका है और यहाँ पर कुछ देर में पहुँचेगा। कारण ये है कि मीरा रोड में इनका घर है। इंद्रप्रस्थ तुनिशा शर्मा का अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती थी और कल शाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके परिवार के सदस्य आज रात तक पहुँच रहे हैं। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए जो यहाँ से उनका पार्थिव शरीर होगा उनके घर ले जाया जाएगा। तो वो चाहते नहीं थे कि जेजे अस्पताल से, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, इतनी दूरी वो तय करें, तो इसलिए तय हुआ कि यहाँ पर उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को लाया जाए। तो अब से कुछ देर में ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे और शायद परिवार के कुछ सदस्य होंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी। लेकिन तुनिशा के परिवार के का जो पक्ष है वो लगातार हम बता रहे हैं, जहां वो सीधे शीजान पर आरोप लगा रहे हैं कि अचानक से ब्रेकअप की वजह से वो तनाव में थी और एंग्जाइटी अटैक जैसी कई ऐसी समस्याओं से वो गुजर रही थी। उनके परिवार की तरफ से भी, तुनिशा के परिवार की तरफ से संपर्क साधने की भी कोशिश हुई थी शीजान से समझने के लिए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया था। पर हैरान करने वाली बात कुछ ये भी है कि शीजान के मेकअप रूम में सुसाइड करना, उसी दिन दोनों का साथ में लंच करना, खुदकुशी से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उसके तुरंत बाद इस तरह से होना। तो पुलिस इस तरफ कोशिश ये कर रही है कि दोनों के फ़ोन से कुछ चैट्स को अगर जिसे डिलीट किया गया हो किसी के ज़रिए, तो उसे रिट्रीव करने की कोशिश हो। तो फॉरेंसिक जांच भी इसमें एक अहम कड़ी के तौर पर हम देख रहे हैं। तुनिशा के कपड़े और गहने भी भेजे जाएंगे फॉरेंसिक्स के लिए। फ़ोन दोनों के भेज दिए गए हैं, आरोपी शीजान के और तुनिशा के। तो उन चैट्स को रिट्रीव करने की कोशिश। जी, आपने बहुत जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर के रुख करते हैं। श्रद्धा वॉलकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का सीबीआई की CFSL लैब में वॉइस सैंपल लिया गया है और उसका फेस रिकग्निशन टेस्ट भी हुआ है। आखिर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की ये 2 जांचें क्यों करवाई, एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन में तिहाड़ जेल से आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर सीबीआई की CFSL लैब पहुंची। लैब में सबसे पहले आफ्ताब की आवाज का नमूना लिया गया, फिर उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मामले की जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप मिली है। ऑडियो क्लिप में श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब के झगड़े की आवाज है, इसीलिए पुलिस ने आफ्ताब के आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उसका वॉइस सैंपल लिया गया।
अगर आफताब की आवाज़ के नमूने का मिलान ऑडियो क्लिप की आवाज़ से हो जाएगा तो हत्या का मकसद साबित करने में पुलिस को आसानी होगी। पुलिस को जो वीडियो मिला है वो मुंबई का है। उसमें आफताब की काउंसलिंग हो रही है। श्रद्धा से झगड़े के बाद उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इस वीडियो में जिस एंगल से उसकी तस्वीर है उसी एंगल से उसकी 3D इमेज ली गई है। इस टेस्ट को फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कहते हैं। अगर इस टेस्ट की तस्वीर का मिलान वीडियो की तस्वीर से हो जाएगा तो आफताब कोर्ट में इस बात से मुकर नहीं पाएगा कि वीडियो में वो नहीं है। आफताब करीब 3 घंटे CFSL लैब में रहा और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल वापस चला गया। दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दायर कर सकती है। पुलिस इस केस में फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के हर पहलू को देख रही है। दरअसल ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, इसीलिए पुलिस वो हर जांच करवा रही है जिससे कोर्ट में उसका केस मजबूत हो पाए। इसीलिए पुलिस ने ये 2 जांचें भी करवाई हैं जिससे कि कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे बात मध्य प्रदेश की करेंगे। कोरोना थामने के लिए टीकाकरण तो बढ़ रहा है लेकिन टेस्टिंग घट रही है। इस पर 30,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो एक बार फिर से बात कर रहे हैं बिहार की। जैसा हमने आपको पहले बताया कि लालू प्रसाद यादव पर फिर से भ्रष्टाचार का मामला खुल रहा है। 2018 में भ्रष्टाचार का मामला ये दर्ज हुआ था। ये रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला है। तो इस पर लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उनको। हम लोग का सारा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। हम कई बार जाकर के हम ED हो CBI हो अपना सवाल का जवाब जो है हम लोग रिकॉर्ड पे दे चुके हैं। उससे अलग क्या हो? नित्यानंद राय ने कहा है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप लोग अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2024 में सफाया हो जाएगा महागठबंधन का। यहाँ उनको यहाँ के बारे में जानकारी है ना, तो एक जिला के बारे में जानकारी होगा, बिहार के बारे में। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के बाद 20 दिसंबर को पूरे देश में कोविड का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण 6 गुना बढ़ गया है, लेकिन टेस्टिंग 5 गुना तक घट गई है। राज्य में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में 3 हैं। फिक्र इस बात की है कि हालात संभालने वाले स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में हड़ताल पर हैं। अपने देश में आया है तो फिर सावधान रहना है। पिछले हफ्ते विधानसभा में मुख्यमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी और तैयारी की बात कर रहे थे। तो वहीं सदन के बाहर भोपाल के JP अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। कुछ लोगों ने गलती से स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की जुर्रत कर ली तो पेशेवर अपराधी की तरह उन्हें रस्सी से बांधकर थाने लाया गया। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के बूते हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब इन्हें मालाएं पहनाई गई। आज हक मांगने पर हथकड़ी। आज राज्य में 32,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बकरे का मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो संविदा के नाम पर हमको बलि का बकरा ही आज तक बनाया गया है। कोविड के समय में वही हम संविदा कर्मचारी हैं जो गांव-गांव में जाकर सबका घर-घर में स्क्रीनिंग किए, सबकी दवाइयां दी, अपने हाथों से उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन आज मामा जी ये सब भूल गए हैं। रेगुलर चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, जो हमारा हक है और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के आज हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये कोविड आ रहा है, नया वायरस है, उसमें क्या होगा? इनको सोचना चाहिए। इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को करने से पहले। हम लोग अपनी जान की ना सोचते हुए, अपने परिवार की ना सोचते हुए, हम पब्लिक और गवर्नमेंट और सरकार की ही सोचते हैं। हमारी 2 प्रमुख मांग है। एक मांग है कि जो मध्य प्रदेश के सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को जो अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
दूसरी मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर जो आउटसोर्स ठेका प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए और जो निष्कासित कर्मचारियों जो 9 साल 10 साल से जो NHM में सेवाएं दी हैं उनको भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वापस लिया जाए। हम भी समाज के साथ हैं, हम भी उस पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आखिर हम किस वक्त अपनी पीड़ा रखें। हम 2 वर्ष से जीवन अपने बिना परवाह किए अपनी जान पे बाजी लगाकर कई हमारे चिकित्सक ANM स्टाफ नर्स जो 12,000 की नौकरी करते 12,000 वेतन पाते हैं, पहाड़ों पे चढ़कर डिब्बे ले जाके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। कई लोग हमारे शहीद भी हुए हैं, उनकी बिना परवाह किए हुए हमने कोविड में जब स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। तो आखिर हम बात कब रखें, हमारे पास कब समय है? सरकार को संवाद करना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण का तोहफा देना चाहिए। गुना में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भूसा खा लिया। मंत्री जी यही कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल मैंने उनसे मंत्रालय में बातचीत बुलाकर बातचीत की है और उन लोगों से अनुरोध किया है कि अभी वो हड़ताल वापस ले लें और उसकी जो भी जिनाई मांगे होंगी उन पर हम लोग डिस्कस करके उनको पूर्ति करेंगे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यह हड़ताल 15 दिसंबर से ही चल रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी, इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लग गए, वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ी, यह हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आज भी आधे से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बेहद कम है। ऐसे में 32,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काम करना चाहता है। तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का ये बयान काफी मायने रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है? तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए झड़प के बाद पहली चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान, कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। एक संगोष्ठी में वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर संपर्क बरकरार रखा है। दोनों ही देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले 20 दिसंबर को पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के कोर कमांडर की 17वीं बैठक हुई। 9 दिसंबर के टकराव के बाद इस बैठक की भी अहमियत है, लेकिन जिस सिंपोजियम में चीनी विदेश मंत्री ने भारत के साथ रिश्तों की बात, उसी में वो तमाम दूसरे देशों से चीन के वैदेशिक संबंधों पर रोशनी डालती रही। इस लिहाज से पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि उसको भी देखना होगा। उनका कहना है चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का पक्के तौर पर समर्थन जारी रखे हुए हैं और उनके बीच के हर माहौल की रणनीतिक साझेदारी जारी है और ये लौह मैत्री और मजबूत हुई है। इसलिए भी कूटनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि चीन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चाई यह है कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकता भारत, क्योंकि जो चीन कहता है और जो करता है उसमें बड़ा फर्क है। और स्पेशली जब वो अप्रैल 2020 में 3 डिवीजन लेके आ गया था लद्दाख में, उसके बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। दरअसल बीजिंग के बयान अलग हैं और सरहदी इलाकों में चीनी कार्रवाई अलग। इसलिए जरूरी है कि भारत भी बातचीत का रास्ता खोले रखे, लेकिन सैन्य मोर्चे पर भी अपनी तैयारियां बनाए रखे। दरअसल चीन के विदेश मंत्री के बयान की अपनी मजबूरियां हैं। चीन को एहसास है कि भारत सीमा या फिर यूं कहें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने नहीं देगा, लेकिन दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन पे भारत पर दबाव बनाए रखना भी उसकी रणनीति है। यह अलग बात है कि भारत ऐसे दबाव के आगे झुकेगा नहीं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।